नमस्कार बच्चों, फिजिक्स की इस क्लास में आपका स्वागत है। चैप्टर नंबर फर्स्ट पार्ट नंबर 7 आज आपके सामने रख रहा हूं मैं। कल के लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्या पढ़ा था? कल वाले वीडियो के अंदर हमने आवेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण थ्योरी पढ़ी थी, जो कि छोटी मोटी नॉर्मल बातें हैं, लेकिन आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगी मेरे हिसाब से। मैं उम्मीद करता हूँ इस चीज़ को। और आवेश के बारे में ये पढ़ा था कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के आवेश होते हैं। अभी मैं आप लोगों को जब आवेश की बात चल ही रही है तो थोड़ी सी कुछ पॉइंट शॉर्टली मैं यहाँ, शॉर्टली मतलब ये मत समझना कि सर वैसे आप कुछ शॉर्ट में करा रहे हो। शॉर्टली का मतलब ये है कि अगर कई बार परीक्षा में प्रश्न आ जाता है कि आवेश के गुणधर्म लिखो, या आवेश के बारे में जब हमने कल पढ़ा था तो उसके संबंध में आप क्या कुछ जानते हो या क्या कुछ आपके समझ में आया, वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कई बार शॉर्ट में प्रश्न पूछ लिया जाए, परीक्षा में कम अंक का प्रश्न पूछा जाए तो आप ये चीज़ बता सकते हो। बाकी इन चीज़ों के बारे में डिटेल भी अपने को पढ़नी है, ध्यान रखना, और नोट्स के साथ साथ कंटिन्यू इनको नोट करते जाना। फिलहाल मैं नोट लगाकर ये बातें लिखा रहा हूँ, समझ जाओगे बात मेरी कि कल जो हमने पढ़ा था या उससे संबंध में हमने क्या कुछ सीखा, वो सारी चीज़ मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से शुरुआत में बता रहा हूँ। हाँ, कुछ एक दो बातें महत्वपूर्ण मैं और भी बताऊंगा, ध्यान रख लेना, अच्छी तरीके से नोट कर लेना। साथ साथ जैसे जैसे बोलूँ, अगर एक साथ नहीं नोट होता है तो वीडियो को बीच बीच में रोक रोक कर आप लोग साथ साथ मतलब नोट कर सकते हो। ठीक है, आराम से समझ में आ जाएंगी ये सारी चीज़ें। देखो बेटा, क्या चीज़ है? पहली बात तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कल हमने एक गुण के बारे में पढ़ा, और एक ऐसा गुण जिसके माध्यम से हमने ये पता लगा लिया कि किसी पदार्थ में एक दूसरे को आकर्षित करना या प्रतिकर्षित करने का गुण आ सकता है। उस गुण को, उस ऊर्जा को हमने विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी नाम दिया। और ये गुण जिन कणों में होता है उन कणों को आवेश कह सकते हैं। यानी विद्युत का गुण जिस कण के अंदर है वो कण आवेश है, इसलिए उसे कहा जाता है विद्युत आवेश। यानी ऐसे कण, प्रकृति के अंदर ऐसे बहुत सारे कण हैं, माध्यम में ऐसे बहुत सारे कण हैं, तो माध्यम में सारे कण आवेश नहीं है, लेकिन ऐसे कण जिनमें विद्युत का गुण हो। और विद्युत का गुण क्या होता है वो हमने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा। कंटिन्यू वीडियो देखना आप लोग, क्रम से देखना, तभी चैप्टर समझ में आएगा। ठीक है, अब आवेश की बात आती है। आवेश के बारे में मैं कुछ गुणधर्म, आपको कुछ प्रॉपर्टीज बता रहा हूं, यानी नॉर्मल यानी छोटे रूप में बता रहा हूं, एक बार आगे डिटेल से भी पढ़ेंगे। आवेश के अगर आपको कोई पूछ ले कि गुणधर्म क्या है, ठीक है, अगर शॉर्ट में पूछे तो आप ये लिख देना, और अगर डिटेल से पूछे, हालांकि डिटेल से पूछता है कई बार, एक दो एग्जाम्पल सहित पूछता है, तो मैं आगे वो सारे गुणधर्म यानी ये जो सारी प्रॉपर्टीज है ये पाठ के अगले सोपान पर मैं आपको क्लियर भी करवाऊंगा, डिटेल से भी बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर मैं नॉर्मल शॉर्ट नोट्स में आपको ये सारी चीजें लिखा रहा हूँ, याद कर लेना इनको साथ साथ। पहला गुणधर्म आप याद रखना कि पहली चीज ये याद रखना कि आवेश एक अदिश राशि है। ये चीज महत्वपूर्ण है, ध्यान देना थोड़ी सी मैं जो बात बता रहा हूं। सबसे पहले ये चीज याद रखो, आवेश क्या है? एक अदिश राशि है। यानी अब हम आवेश के बारे में सारी डिटेल्स यहां पढ़ेंगे। अदिश का मतलब सदिश और अदिश राशि के बारे में हमने लास्ट वीडियोज में चर्चा भी की थी बहुत सारी। यानी आवेश एक ऐसी राशि है, आवेश के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसको बताने के लिए किसी डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं है। ये तो एक प्रॉपर्टी है, एक गुण है, और ये गुण किसी के अंदर हो सकता है। इसके लिए आपको स्पेशल डायरेक्शन की जरूरत नहीं है कि भाई आप उत्तर दिशा में जाओ आपको आवेश ही आवेश मिलेंगे। भाई एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, तो इधर उत्तर दिशा में आवेश है, जरूरी थोड़ी है, आवेश तो कहीं पर भी हो सकता है। तो कहने का मतलब है आवेश की प्रॉपर्टी को बताने के लिए किसी डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, आवेश के लिए कोई दिशा की जरूरत नहीं है, इसलिए आवेश एक अदिश राशि है। नंबर 2 बात, कल हमने कांच की छड़ और आबनूस की छड़ से एक चीज सीखी थी कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ये आप लैंग्वेज बना लोगे इसकी, यानी सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण, सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण, और विजातीय आवेशों में, ठीक है, समझ जाओगे, विजातीय आवेशों में आकर्षण देखने को मिलता है। ठीक है, आकर्षण होता है। विजातीय आवेश में क्या होता है? आकर्षण होता है। अब ये प्रॉपर्टी, ये लाइन आप आराम से बना सकते हो। सजातीय आवेश वो होते हैं, जैसे कल हमने पढ़ा था, कांच की छड़ को प्रतिकर्षित कर रही थी, क्योंकि पहली कांच की छड़ पर भी धनावेश था और दूसरी कांच की छड़ पर भी धनावेश था, इसलिए इसे कहेंगे सजातीय आवेश। और उनमें क्या देखने को मिला था? प्रतिकर्षण। ठीक उसी प्रकार
दोनों आबनूस की छड़ जो थी, दोनों आबनूस की छड़ों ने भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित किया था, क्योंकि पहली आबनूस की छड़ पर नेगेटिव चार्ज था, ऋणात्मक चार्ज था, तो दूसरी छड़ पर भी नेगेटिव चार्ज था, इसलिए अपने को वहां पर क्या देखने को मिला, प्रतिकर्षण देखने को मिला। लेकिन विजातीय, विजातीय का मतलब अपोजिट नेचर, विपरीत प्रकृति, विजातीय अलग अलग प्रकृति के, यानी एक कांच की छड़ और दूसरी हमने ली थी आबनूस की छड़, और दोनों छड़ पर अलग अलग चार्ज आया था। कांच की छड़ पे जो चार्ज आया था वो धनावेश था, और आबनूस की छड़ पे जो चार्ज आया था वो ऋणावेश था। और विजातीय आवेशों में अपने को क्या देखने को मिलता है, आकर्षण देखने को मिलता है। ठीक है, ये दूसरी पॉइंट है बेटा। नंबर 3 बात, किसी भी वस्तु के अंदर, ये चीज नोट करना एक बार, मैं आगे भी बताऊंगा, इसकी डिटेल्स भी आपको समझा दूंगा। किसी भी या किसी वस्तु में कुल धनावेश की मात्रा, ठीक है, कुल धनावेश की मात्रा कुल ऋणावेश की मात्रा के बराबर होती है। ठीक है, कोई भी पदार्थ है, कोई भी वस्तु है, उसमें जितना पॉजिटिव चार्ज है, जितना पॉजिटिव आवेश है, उतना ही उस वस्तु में ऋणावेश की मात्रा भी है। और ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है, इसे विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत कहते हैं, या विद्युतीकरण का कह दो, विद्युत आवेश का ये इलेक्ट्रॉन सिद्धांत कहलाता है। विद्युत आवेश का क्या कहलाता है, विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, ऐसा नाम आपको किताब के अंदर देखने को मिल सकता है, और उस सिद्धांत में यही सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। फिलहाल एक बार नॉर्मल छोटे स्टेटमेंट के रूप में इतना लिखो आप लोग। अभी इसके जस्ट आगे मैं इसी टॉपिक को थोड़ा आपको क्लियर करा दूंगा। काफी जगह ये चीज काम में आएगी कि कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु है, उस वस्तु किससे मिलकर बनी होती है, अणु परमाणुओं से मिलकर बनी होती है, और अणु परमाणुओं के अंदर जो टोटल धनावेश की मात्रा है उतनी ऋणावेश की मात्रा होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है बेटा, ध्यान देना। यानी कोई भी वस्तु है वो एक प्रकार से विद्युत रूप से उदासीन होती है, इसलिए इसे विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत कहा जाता है, क्योंकि जितने पॉजिटिव है उतने ही नेगेटिव होते हैं। ठीक है, बाकी हम डिटेल आगे पढ़ेंगे, मैं बता रहा हूं। एक बार इन चीजों को आपको पता भी है, ये शायद ये बात आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ी होगी, फिजिक्स के अंदर कक्षा 11 में तो ये चीजें नहीं आती हैं, लेकिन केमिस्ट्री में ये चीजें आप लोगों को जरूर देखने को मिल जाती है बेटा। तो केमिस्ट्री में ये चीज आपने पढ़ी भी होगी। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको एक पॉइंट और बता रहा हूं इसी में, चौथा पॉइंट। ठीक है, ये मैं मतलब मेन जो पॉइंट्स हैं वो शॉर्टली मैं समझा रहा हूं। कई बार इनमें से ध्यान रखना, नोट वगैरह जो लगा रहे हैं तो वो किसी सजावट के लिए नहीं लगा रहे हैं, इनमें से प्रश्न उठते हैं, ध्यान दे लेना और अच्छी तरीके से इनको नोट कर लेना और इनको याद कर लेना। ठीक है, फिलहाल जब परीक्षा में प्रश्न आ जाए, आवेश के गुणधर्म लिखो, मान लो प्रश्न आ गया, आवेश के कोई 4 गुणधर्म बताओ, और 1 नंबर का प्रश्न आ गया, जैसे सपोज कर लो एक छोटा सा प्रश्न आ गया, 1 नंबर का प्रश्न आ गया कि आवेश के 4 गुणधर्म लिखो, तो जब डिटेल से थोड़ी लिखोगे 4 गुणधर्म, तो 1 नंबर का प्रश्न आता है तो उसमें फटाफट ये 3-4 बातें लिख दो, वो 1 नंबर का प्रश्न हो जाएगा। 2 बातें लिख दो, 3 बातें लिख दो, 4 बातें पूछें तो 4 लिख दो, इसलिए मैं ये शॉर्ट में लिखा रहा हूँ। ठीक है, बाकी डिटेल से अपने को इनको पढ़ना ही है। फिर एक बात मैं ये बताना चाहूंगा कि सजातीय, ये तो पढ़ लिया हमने कि सजातीयों में प्रतिकर्षण, विजातीयों में आकर्षण, और कुल धनावेश की मात्रा कुल ऋणावेश की मात्रा के बराबर होती है। इसे विद्युत आवेश या विद्युतीकरण का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत कहते हैं। एक चीज ये ध्यान रखना कि किसी विलगित निकाय में, अब ये विलगित निकाय क्या होता है? ठीक है, विलगित निकाय में कुल आवेश बहुत ही महत्वपूर्ण है, संरक्षित तथा क्वांटीकृत रहता है, संरक्षित तथा क्वांटीकृत रहता है। ये जो मैंने चौथा जो पॉइंट लिखा है, इस चौथे पॉइंट को आगे चलकर हम 2 सिद्धांत से पढ़ेंगे।
पहला सिद्धांत होगा आवेश संरक्षण का सिद्धांत और दूसरा होगा आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत या आवेश का क्वांटीकरण कह सकते हो। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पर, यानी वो वहाँ तो डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है, थोड़ी सी थ्योरी ज़्यादा होगी, लेकिन यहाँ शॉर्ट में मैंने लिखा दिया कि निकाय के अंदर, विलगित निकाय के अंदर कुल आवेश संरक्षित तथा क्वांटीकृत रहता है। देखो विलगित निकाय क्या होता है? विलगित निकाय का मतलब ऐसा निकाय होगा जिसमें हम बाहर से कोई आवेश का लेन देन नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसा निकाय, जैसे सपोज ये अपना कमरा एक निकाय है, ये अपनी जो क्लासरूम है, ये क्लासरूम एक निकाय है। इस निकाय के अंदर जितना चार्ज बैठा हुआ है बस उसी के बारे में मैं बात करूंगा, न तो मैं बाहर से कोई चार्ज अंदर लाऊंगा और न ही अंदर से मैं बाहर कोई चार्ज एक बार ले जाने वाला। हाँ, मैं आदान प्रदान कर सकता हूं, लेकिन मैं फिलहाल यहां नहीं कर रहा। मैं विलगित निकाय ले रहा हूं, उसमें जितने आवेश है वो मैंने फिक्स ले लिए। अब बताओ मेरे को, मैं बाहर से लेन देन तो कर नहीं सकता, तो आप बताओ क्या मैं इस क्लासरूम के अंदर आवेश नया बना सकता हूं क्या? तो आप कहोगे नहीं सर, आवेश तो बनाया कैसे जाएगा, आवेश तो एक गुण है और वो गुण इस कमरे में जितने कण हैं वो फिक्स कण हो चुके हैं, क्योंकि आप बाहर से तो कोई लेन देन कर नहीं रहे हो। तो इस कमरे के अंदर फिक्स चार्ज हैं और फिक्स चार्ज हैं तो वो फिक्स चार्ज के अंदर ही वो गुण है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि कुल आवेश सुरक्षित रहेगा। कुल आवेश क्या रहेगा? सुरक्षित और क्वांटीकृत हो सकता है। हाँ, क्वांटीकृत का वैसे मैं मेरी भाषा में देखो शब्दों में समझाऊं तो मैं एक प्रकार से कहूंगा कि बंट सकता है। जैसे सपोज यहां पर, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, मान लो ये कमरे का एक छोटा सा हिस्सा है और इस हिस्से में कुछ चार्ज पड़ा हुआ है। अब मैं बाहर से लेन देन तो कर नहीं रहा, तो बाहर से लेन देन नहीं करूंगा तो उसे कहूंगा आवेश संरक्षण है, यानी इस पूरे टुकड़े में आवेश सुरक्षित है, इसलिए इसे आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है। और इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते और न ही नष्ट कर सकते। फिर क्वांटीकरण का क्या मीनिंग होता है वो मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्वांटीकरण का मीनिंग ये होता है, जैसे सपोज इस कमरे के इस टुकड़े में यहां पर एक छोटा सा यहां कुछ चार्ज पड़ा हुआ है। अब ये चार्ज बाहर तो आज भी बाहर जा नहीं सकता और बाहर से अंदर आ नहीं सकता। तो सर क्वांटीकरण का मतलब क्या है? क्वांटीकरण का मतलब है अगर इस चार्ज में से कुछ टुकड़ा, इस चार्ज का कुछ हिस्सा मैं यहां से निकालकर अगर कमरे के इस कॉर्नर में रख देता हूं, यानी यहां कुछ चार्ज पड़ा था उसमें से कुछ टुकड़ा उठाकर मैंने यहां रख दिया, तो मुझे एक बात बताओ, कुल आवेश संरक्षण पर फर्क पड़ेगा क्या? क्या आवेश की टोटल संख्या पर फर्क पड़ा? तो आप कहोगे सर ऐसा तो फर्क तो नहीं पड़ेगा, ये जो चार्ज यहां बैठा था वो हमने यहां रख दिया। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि ऐसा करने से आवेश की संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा करने से हम इतना जरूर कर सकते हैं कि सर मैंने ये जो टुकड़ा था इस टुकड़े को मैंने दो जगह बांट दिया। पहले बड़ा टुकड़ा था, इस बड़े टुकड़े का एक छोटा सा टुकड़ा मैंने काट कर यहाँ रख दिया और अब इसके पास इतना बच गया। तो कहने का अर्थ है इसे कहा जाता है क्वांटीकरण का सिद्धांत। जैसे अब मैं एक छोटा सा उदाहरण और बताऊं, जैसे अपना ये कमरा है और इस कमरे के अंदर यहाँ पर एक कुर्सी लगी हुई है और वो कुर्सी, उस कुर्सी के ऊपर कुछ सामान भी रखा हुआ है। अब बाहर से और नया सामान मेरे को अंदर लाना है, नहीं बाहर ले जाना है। अब मैं काम करता हूँ, मैं क्या करूँ, उस सामान में से कुछ मतलब सामान उठाकर कमरे के दूसरे कॉर्नर में रख देता हूँ। तो क्या हुआ, ऐसा करने से क्या कोई फर्क पड़ा क्या? सामान जो पहले था उतना ही सामान है, बस यहाँ से उठाकर वहाँ रख दिया। ऐसा करने से आप क्या कहोगे कि सर आपने सामान को तो अलग अलग बांट कर रख दिया, थोड़ा सामान यहाँ पड़ा है, थोड़ा सामान यहाँ पड़ा है, थोड़ा सामान उस कॉर्नर में पड़ा है। तो ये जो चीज़ होती है ना, इस चीज़ को आप क्वांटीकृत से या क्वांटीकरण से समझ सकते हो। यानी जो चार्ज है, अगर ऐसा निकाय आपके पास है, विलगित निकाय है, तो उस निकाय में आवेश की संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम बाहर से कोई लेन देन नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम कहेंगे कि कुल आवेश सुरक्षित रहता है, और सुरक्षित रहता है तो क्वांटीकृत भी हो सकता है। मतलब मतलब जो चार्ज है वो हम बांट भी सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण यानी 5वां पॉइंट है, और मैं कहूँगा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि मैं इसलिए इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रहा हूँ नाम, क्योंकि
मैंने कल के वीडियो में शायद आपको एक डेफिनेशन भी लिखाई थी आवेश की, और उस आवेश की डेफिनेशन को मैं दोबारा दोहरा देता हूं कि विद्युत आवेश पदार्थ के कुछ कणों का ऐसा गुण है, अगर उन कणों में वो गुण आ जाता है तो वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं, या विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उनमें उत्पन्न करने की क्षमता आ जाती है। उस गुण को ही हम आवेश कह सकते हैं, उन कणों को भी आवेश कह सकते हैं कि जिन कणों में वो गुण है वो कण आवेश कहलाएंगे। ठीक है, अब बात ये आती है, मैंने इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए लगाया है कि बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न 2-3 बार पूछा जा चुका है। और बता देना चाहूँगा कि अब से जैसे लगभग 4-5 साल पहले आरबीएससी जो अपना सिलेबस लगता था, राजस्थान बोर्ड का सिलेबस लगता था, उस राजस्थान बोर्ड के सिलेबस में भी ये प्रश्न 1-2 बार पूछा जा चुका है। और उससे पहले राजस्थान बोर्ड सिलेबस से पहले जो अपनी एनसीईआरटी लगती थी उसमें भी ये प्रश्न एक बार एग्जाम में आ चुका है कि आवेश विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। तो इसके संबंध में मैं एक बात लिखा रहा हूं, यह चीज आप नोट कर लेना, क्या कि आवेश विद्युत क्षेत्र सदैव उत्पन्न करता है, परंतु चुंबकीय क्षेत्र केवल गतिशील अवस्था में ही उत्पन्न करता है। और यही प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। देखो मैंने क्या लिखा है, आवेश विद्युत क्षेत्र हमेशा उत्पन्न करता है, परंतु चुंबकीय क्षेत्र केवल गतिशील अवस्था में ही उत्पन्न करता है। और प्रश्न यह आया था परीक्षा के अंदर कि आवेश की ऐसी कौन सी अवस्था है जो, या आवेश चुंबकीय क्षेत्र किस अवस्था में उत्पन्न करता है, तो आवेश चुंबकीय क्षेत्र गतिशील अवस्था में उत्पन्न करता है। अब ध्यान रखना, विद्युत क्षेत्र हमेशा उत्पन्न करेगा, यह बात भी देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये पूरी मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। आवेश विद्युत क्षेत्र सदैव उत्पन्न करता है, मतलब कैसी भी कंडीशन में चार्ज हो। अभी फिलहाल हम जो पाठ पढ़ रहे हैं वो स्थिर विद्युत्की के चैप्टर पढ़ रहे हैं, कल बताई थी मैंने बात, और स्थिर विद्युत्की में हम केवल स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन करेंगे, इसलिए स्थिर आवेश के बारे में हम इस पाठ में अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन मैं बता देना चाहूंगा, आवेश चाहे स्थिर हो चाहे वो गतिशील हो, सदैव कोई भी कंडीशन हो, जैसे मैं इसको एक छोटी सी थ्योरी एक चार्ट से बताऊं, जैसे मैं बात कर रहा हूं स्थिर अवस्था की, ठीक है, एक तरफ मैंने स्थिर अवस्था ले ली और एक तरफ मैं स्थिर अवस्था के बारे में बात करूं, तो स्थिर अवस्था में आवेश क्या उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र। ठीक है, क्यों सर स्थिर अवस्था में विद्युत क्षेत्र नाम क्यों लिखा, चुंबकीय क्षेत्र तो केवल गतिशील अवस्था में ही उत्पन्न करता है, इसलिए मैंने यहां पर केवल विद्युत क्षेत्र नाम लिखा। अब मैं यहां वर्ड लगाता हूं गतिशील अवस्था। अब मैं बात करूंगा गतिशील अवस्था की, ठीक है। अब गतिशील अवस्था में मैं 2 प्रकार की कंडीशन यहां डिवाइड करूंगा, ध्यान से सुनना बेटा। गतिशील अवस्था में मैं 2 कंडीशन यहां डिवाइड कर रहा हूं। पहली अवस्था नियत वेग से, पढ़ा है आपने, यानी आवेश क्या कर रहा है सर, गति कर रहा है, कैसे, आराम से नियत वेग से गति कर रहा है, नियत वेग या एक समान गति। और दूसरी मैं त्वरित गति की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, त्वरित गति की। देखो दोनों ही गति है, यानी आवेश गतिशील अवस्था की बात हो रही है। स्थिर आवेश सर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, गतिशील आवेश क्या कुछ करेगा, लेकिन गतियां कितनी प्रकार की लिए मैंने, 2 गति। पहली गति नियत वेग से, दूसरी गति त्वरित गति। दोनों गतियों के बारे में हमने कक्षा 11 में भी पढ़ा है। नियत वेग से गति वो होती है कि समय के साथ अगर कण कोई गति कर रहा है और उसका वेग न बदले, लगातार वही वेग बना रहता है, तो उसको कहते हैं नियत वेग से गति। और जब नियत वेग से गति होती है तो त्वरण नहीं होता, और यहां होती है त्वरित गति। त्वरित गति में क्या होता है, कण की चाल में लगातार परिवर्तन होता रहता है, और जब चाल बदलती रहती है तो त्वरण उत्पन्न होता है, तो वो कहलाती है त्वरित गति। अब ध्यान देना, जब कोई आवेश गति कर रहा है, कन्फर्म है, तो विद्युत क्षेत्र यहां होगा, पक्का होगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र तो हमेशा होगा। इसमें भी सर विद्युत क्षेत्र पक्का होगा, कोई इसमें देखने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा
गतिशील अवस्था हो चाहे स्थिर अवस्था हो, कोई भी अवस्था हो, विद्युत क्षेत्र हमेशा है। स्थिर अवस्था में भी है और गतिशील अवस्था में भी विद्युत क्षेत्र है। लेकिन जब नियत वेग से गति कर रहा है तो गतिशील अवस्था में विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? चुंबकीय क्षेत्र। ध्यान रखना, गतिशील अवस्था में विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र, यहां पर भी क्या आ जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र। समझ गए बात मेरी? ये चीज मैंने बता दी कि जब आवेश गतिशील अवस्था में है तो क्या उत्पन्न करता है? चुंबकीय क्षेत्र। तो गतिशील अवस्था में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है और विद्युत क्षेत्र हमेशा उत्पन्न करता ही है। अब प्रश्न आता है तो सर आपने इनको दो भागों में क्यों बांटा? फिर एक साथ ही लिखा देते। पर ध्यान रखना एक चीज ये महत्वपूर्ण है, क्या कि जब आवेश त्वरित गति करता है तो विद्युत क्षेत्र तो होगा, चुंबकीय क्षेत्र भी होगा क्योंकि गति हो गई। लेकिन त्वरित गति में ध्यान रखना, त्वरित गति में आवेश विद्युत चुंबकीय विकिरण का भी उत्सर्जन करता है। विद्युत चुंबकीय दिख रहा होगा आपको, विद्युत चुंबकीय विकिरण का भी उत्सर्जन करता है। अब बताओ इनमें अंतर समझ में आया क्या? आवेश नाम आ जाए तो विद्युत क्षेत्र तो लिखना ही लिखना है, नो टेंशन। विद्युत क्षेत्र तो लिख देना, आवेश का नाम आते ही बोले विद्युत क्षेत्र तो पक्का है। आवेश चाहे कैसी कंडीशन में हो, चाहे कहीं बैठा हुआ हो, चाहे किसी जगह रखा हुआ हो, कहीं पे लटकाया हुआ हो, कहीं गति कर रहा हो, विद्युत क्षेत्र हमेशा है। फिर बात आती है चुंबकीय क्षेत्र की। अगर देखो आवेश के साथ गति शब्द है तो चुंबकीय क्षेत्र पक्का लिख दो, विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र। गति शब्द आ गया तो विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र। गति शब्द आ गया विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र। लेकिन गति में अगर त्वरित गति हो रही है तो उसके साथ साथ विद्युत चुंबकीय विकिरण, कहने का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का भी उत्सर्जन करता है। अब प्रश्न यहां से उठ सकता है कि मान लो प्रश्न आ गया कि एक आवेश त्वरित गति कर रहा है तो आवेश के क्या क्या प्रभाव उत्पन्न होते हैं, आवेश के कौन कौन से प्रभाव उत्पन्न होंगे? तो आप क्या लिखोगे? त्वरित गति है तो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय विकिरण। ठीक है, ये चीज नोट करो, बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी और इसीलिए मैंने ये सारी थ्योरी बोर्ड पर भी लिख दी है ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। और दिखाई दे रहा होगा मेरे हिसाब से आपको नीचे तक पूरा मैटर। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। और मैंने क्या बताया था आपको कि अब हम इनकी डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, अभी डिटेल पढ़नी है अपने को, पूरा अपने को डिटेल से पढ़ना पड़ेगा कि ये प्रत्येक पॉइंट्स हैं, इनके अलग अलग पॉइंट्स अपने को पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन वो सारी चीज़ें डिटेल से पढ़ने से पहले मैं आपको एक दो बातें इस वीडियो में और बता देना चाहता हूँ, क्योंकि डिटेल तो अपने को क्लियर करनी है। शॉर्ट में पूछे तो आप ये लिख देना, परफेक्ट रहेगा, कोई टेंशन नहीं है। जैसे हम ये चीज पढ़ चुके हैं, ये चीज पढ़ चुके हैं, इनकी डिटेल हम ज्यादा नहीं देखेंगे। यहां से हम शुरू करेंगे। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या होता है वो पढ़ेंगे, आवेश का संरक्षण सिद्धांत क्या होता है, क्वांटीकरण क्या चीज होती है वो चीज पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे और ये तो अपने को इस चैप्टर में पढ़ना ही है। विद्युत क्षेत्र आगे ये चलने वाला है और चुंबकीय क्षेत्र वगैरह ये सारी चीजें आगे आने वाले चैप्टर में हम देखेंगे। ठीक है, तो डिटेल्स हम सारी पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ एक दो पॉइंट्स और लिखा देता हूं, वो ध्यान से पढ़ना आप लोग। वो हम देखेंगे कि आवेश का मात्रक क्या क्या होता है। ठीक है, आवेश के मात्रक अपने को पढ़ने हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हो, अब मैं आवेश के मात्रक आपको लिखा देता हूं। ठीक है, चलो जी, अब देखते हैं अपने आवेश का या आवेश के मात्रक। ठीक है, जितने भी मात्रक हैं वो सारे लिखा देता हूं। अदिश राशि है, एक ध्यान रखना, आवेश को Q से दर्शाएंगे। किससे दर्शाएंगे हम? Q से दर्शाते हैं हम आवेश को। ठीक है, Q1, Q2, Q3, Q से दर्शाते हैं आवेश को। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूं एसआई मात्रक, क्योंकि अपनी जो मेन पद्धति है वो कौन सी है? एसआई पद्धति है। और एसआई पद्धति में जो आवेश का मात्रक होता है उसे कहते हैं एक कूलाम। ठीक है, आवेश का मात्रक क्या पढ़ते हैं अपने? एक कूलाम पढ़ते हैं, जिसको 1C से लिखूंगा। ठीक है, एसआई पद्धति में आवेश का मात्रक क्या होता है? एक कूलाम होता है। और कूलाम वैज्ञानिक थे, उनके नाम
के आधार पर ये एक कूलाम रखा जाता है। और वैसे आपको पता ही है, मैंने जब पहला वीडियो बताया था तो उस पहले वीडियो में एक चीज़ बताई थी, कूलाम बराबर होता है एम्पियर गुणा सेकंड। तो एक कूलाम को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1 एम्पियर गुणा 1 सेकंड, ऐसे लिख सकता हूँ। एक कूलाम बराबर 1 या एक साथ ही लगा दो, 1 एम्पियर गुणा सेकंड भी आप लिख सकते हो। सर 1 क्यों लिखा हुआ है? देखो एक चीज़ ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार ये चीज़ अपने को देखने को मिलेगी। जब भी हम मात्रक पढ़ेंगे ना, जब भी पढ़ेंगे हमेशा हम एक शब्द लगाएंगे, 1 कूलाम, 1 एम्पियर, 1 सेकंड, 1 किलोग्राम, 1 जूल, 1 न्यूटन। ये एक शब्द क्यों लगाते हैं? अब देखो इसके बारे में भाई मेरा तो यही विचार है, एक शब्द इसलिए लगाया जाता है कि एक ऐसी संख्या है जिसका किसी से भी गुणा भाग करवा दो, रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ पर मैं 2 कूलाम कर देता तो सबको पता है कि दुगना मान हो गया। 2 से गुणा करते हैं तो 2 का दुगना उत्तर आता है, 2 का भाग लगाते हैं तो उत्तर पर फर्क पड़ जाता है। लेकिन एक ऐसी संख्या है जिसका किसी से गुणा करा दो। अब जैसे मैंने 1 एम्पियर को 1 सेकंड से गुणा कराया तो मैंने यहां से वो 1 हटाकर डायरेक्ट 1 लिख दिया। तो कहने का अर्थ है इस प्रकार ये 1 से गुणा करने पर कोई किसी संख्या के रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता, और किसी में भाग लगाते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए 1 कूलाम ये एक शब्द इस प्रकार डिजिट लिखा जाता है अंक में, 1 कूलाम, 1 एम्पियर गुणा 1 सेकंड। अब मैंने दोनों का साथ ही लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, विमा आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। इसकी विमा हो जाएगी A1, विमा क्या होगी इसकी? विमा हो जाएगी सर, एम्पियर की विमा A1 हो गई, समय की विमा T1 हो गई। वैसे भी हम पहले भी पढ़ चुके हैं, सूत्र नंबर 5 था अगर आपको याद है तो। विमाओं के लिए मैंने आपको 6 सूत्र लिखाए हैं, बस परफेक्ट है, ज़्यादा आपको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, 6 सूत्र अगर आपको याद है तो। ये तो हो गई बेटा बात SI पद्धति में। अब मैं बात करता हूँ CGS पद्धति की। ठीक है, CGS पद्धति में सर इसका मात्रक क्या होता है? अब देखो एक तो SI पद्धति हो गई, और CGS पद्धति की बात करूं तो CGS पद्धति में इसका मात्रक होता है स्टेट कूलाम। स्टेट कूलाम जिसको शॉर्ट में ESU, जिसका मीनिंग होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज जिसे मैं एक शब्द और दूंगा, जिसे फ्रैंकलिन ये वैज्ञानिक का नाम है, FR भी कहेंगे अपने। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट को फ्रैंकलिन भी कहेंगे अपने। क्या कहेंगे बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट को क्या नाम देंगे? मैं एक नाम और दे रहा हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या फ्रैंकलिन भी कहेंगे। अब ये फ्रैंकलिन वैज्ञानिक थे, जैसे हमने आगे से आगे जैसे नाम पढ़े थे ना, एम्बर पढ़े थे, गिलबर्ट पढ़ा था, उसके बाद अलग अलग वैज्ञानिक समय समय पर आते गए। उनमें एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम फ्रैंकलिन था, जिनका नाम क्या था? फ्रैंकलिन था। और फ्रैंकलिन के नाम या उनके सम्मान में ये चीज़ कही जाती है, इसलिए इसको एक फ्रैंकलिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक फ्रैंकलिन कहते हैं। ध्यान से सुनना, बहुत महत्वपूर्ण है। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या ESU कह दो शॉर्ट में, और हिंदी में इसे स्टेट कूलाम कहते हैं, या जिसे फ्रैंकलिन भी कहते हैं। यह आवेश का सबसे छोटा मात्रक है। यह आवेश का सबसे छोटा मात्रक है, सबसे छोटा मात्रक है। देखो आवेश का सबसे छोटा मात्रक आपसे पूछे ना तो आप ये लिखना फ्रैंकलिन होता है। ठीक है, सब देखो लगभग ये चीज़ देखने को मिलती है फ्रैंकलिन वाली, ये तो उसके बाद याद रख सकते हो, लेकिन याद रखना आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है? फ्रैंकलिन होता है। और ये जो रिजल्ट है ना, इस रिजल्ट के बारे में बता देता हूँ। 1 कूलाम के अंदर 3 × 10⁹ ESU होते हैं। 1 कूलाम के अंदर 3 × 10⁹ ESU या 3 × 10⁹ फ्रैंकलिन होते हैं। ठीक है, क्योंकि ESU को ही फ्रैंकलिन कहते हैं। तो 1 कूलाम के अंदर, अब देखो 1 कूलाम बड़ा हो गया मात्रक, निश्चित दिख रहा है, क्योंकि 3 × 10⁹ ESU इसके अंदर है। कूलाम एक बड़ा ही मात्रक है भाई। कूलाम जो है ना, कूलाम जो SI पद्धति में लिखा था, ये एक बड़ा मात्रक है, एक बड़ा मात्रक है, आवेश का एक बड़ा मात्रक है।
ठीक है। तो सर छोटा मात्रक, सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन होता है। इसके अलावा जैसे मिली कुलाम, माइक्रो कुलाम, नैनो कुलाम, वो हम पढ़ते ही हैं 10 की पावर -3, -6, वो ऐसे लगते जाते हैं। तो ये एक बड़ा मात्रक है। तो सर क्या सबसे बड़ा मात्रक है क्या? नहीं, सबसे बड़ा मात्रक नहीं है, बड़ा मात्रक है, बस ध्यान रखना बड़ा मात्रक है, वैल्यू ज्यादा है इसकी। सबसे छोटा मात्रक होगा फ्रैंकलिन, जिसकी वैल्यू मैंने यहां लिखा दी। बता देना चाहूंगा, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक वो होता है 1 फैराडे। 1 फैराडे होता है, और ये फैराडे भी वैज्ञानिक का नाम है। और 1 फैराडे को 1F से लिखेंगे। इसमें 96,500 कुलाम होते हैं 1 फैराडे में। ध्यान देना, एक ऐसा ही मिलता जुलता शब्द और आएगा जिसका नाम होगा फेरड। क्या नाम होगा? फेरड होगा, और वहां पर भी एफ ही उसका प्रदर्शन होगा। लेकिन ये फैराडे है, ये फैराडे है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक 1 फैराडे होता है, और कितना होता है? 96,500 कुलाम। तो देखो, कुलाम बड़ा मात्रक है, लेकिन उसका भी 96,500 गुणा 1 फैराडे होता है। तो सबसे बड़ा मात्रक 1 फैराडे होगा, सबसे छोटा मात्रक 1 फ्रैंकलिन होगा। फ्रैंकलिन के अंदर ये रिजल्ट होता है, और फैराडे के अंदर ये रिजल्ट होता है। और एक चीज और लिखा देता हूं, आवेश का एक विद्युत चुंबकीय मात्रक भी होता है। विद्युत चुंबकीय मात्रक भी होता है, और विद्युत चुंबकीय मात्रक होता है इसका एब कुलाम। क्या होता है? एब कुलाम होता है। विद्युत चुंबकीय मात्रक होता है एब कुलाम, जिसको EMU कहते हैं। ठीक है, EMU कहेंगे, एक एब कुलाम। और एब कुलाम का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। एब कुलाम का मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट को हम एब कुलाम कहेंगे। ठीक है, और ध्यान रखना, ये विद्युत चुंबकीय मात्रक है, और 1 कुलाम में 1/10 एब कुलाम होते हैं। ठीक है, 1 कुलाम में कितने एब कुलाम होते हैं? 1/10 एब कुलाम होते हैं। याद रखना, ठीक है, काफी ये बहुत महत्वपूर्ण है भाई। सबसे छोटा मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक, और इनमें आपस में रिलेशन। ठीक है, बड़े छोटे में क्या कुछ रिलेशन होता है। ये हो गए आवेश के मात्रक से संबंधित कुछ पॉइंट। भाई आवेश के बारे में पढ़ तो रहे ही हैं, तो मात्रक के बारे में भी आपको पढ़ना है। कुलाम बड़ा मात्रक है, लेकिन सबसे बड़ा नहीं है। सबसे बड़ा मात्रक है फैराडे। कितना बड़ा है आप सब देख रहे हो, कुलाम का भी लगभग 96,500 गुना बड़ा है। ठीक है, इसलिए ये बड़ा मात्रक। सबसे छोटा फ्रैंकलिन हो गया। चलिए इसके स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद आज की इस वीडियो में हम फिलहाल इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि जो नेक्स्ट टॉपिक है थ्योरी ज़्यादा है, तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए आज के वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे बेटा 8वें वीडियो के अंदर। तो पाठ के शुरुआत में थोड़ी सी थ्योरी ज़्यादा है, इसलिए आपसे अनुरोध करता हूँ ये थ्योरी वगैरह, वैसे मेन जो चीज़ है वो सारी बोर्ड पे लिखूंगा। जैसे मैंने मात्रक लिख दिए सारे बोर्ड पर, तो आपको इसमें थ्योरी बनाने की जरूरत नहीं है, हूबहू इसको उतारना है ऐसे कैसा। लेकिन जैसे कुछ थ्योरिकल पॉइंट्स हैं, उनको थोड़ा बुक की सहायता से ये आप लोग, किताबें तो होगी नहीं किसी के पास, लेकिन फिर भी आजकल इंटरनेट के माध्यम से बच्चे डाउनलोड कर लेते हैं PDF वगैरह बुक्स की, तो वो मिल जाएंगी आपको नेट पर। और फिर भी नहीं मिलती है तो आप लोग इनके शॉर्ट नोट्स बना लो, जैसे मैं आपको बनवा रहा हूँ इस प्रकार। ठीक है, तो बोर्ड से स्क्रीनशॉट ले लिया करो, और उसके बाद में उसको देखकर कॉपी में देखकर आप उतार लिया करो। ठीक है, साथ साथ रफ कॉपी रखा करो। जब वीडियो देखो तो रफ कॉपी में फटाफट नोट कर लिया करो क्या क्या लैंग्वेज है, और फिर उसको देखकर आप मेन कॉपी में नोट्स तैयार कर सकते हो बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।